तो बेटा अभी 10th क्लास की हम ज्योग्राफी का एक पहला चैप्टर रिवाइज करने जा रहे हैं। इसके अंदर बेटा सारी लाइन टू लाइन तो हम नहीं करेंगे, पर जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हैं सारी कवर करेंगे कम से कम टाइम में। तो बेटा पहले चैप्टर का नाम है संसाधन एवं विकास। संसाधन का मतलब होता है बेटा जिनका यूज करके हम अपना जीवन यापन करते हैं, अपना जीवन बिताते हैं, जैसे कि कोयला, पेट्रोल, हवा, जल। ठीक है, अब जल के बिना भी जिंदगी बितानी मुश्किल है, पेट्रोल के बिना भी आज के युग में जिंदगी बितानी मुश्किल है। पहले के युग में बिना पेट्रोल की जिंदगी बिताई जा सकती थी क्योंकि साधन इस प्रकार के नहीं थे, पर जल के बिना आप कभी भी अपना जीवन यापन नहीं कर सकते। तो बेटा संसाधन दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है जो मानव निर्मित हो और दूसरा होता है जो प्राकृतिक रूप से मिले। तो बेटा पेट्रोल भी और जल भी और वायु भी ये तो हमें प्राकृतिक रूप से मिले हैं। पेड़ भी तो संसाधन जो है जिसका इस्तेमाल करके हम अपना खाना बनाते हैं, घर बनाते हैं, मकान बनाते हैं, ठीक है, और कई चीजों के अंदर यूज करते हैं, वो भी बेटा कहां से मिलता है? वो भी हमें प्रकृति से मिलता है। लेकिन याद रखना प्रकृति से मिलने वाले संसाधन हमेशा कैसे होते हैं? अनवीकरण की कैटेगरी में जाते हैं। ऐसा नहीं है कि पेड़ एक बार कटेगा तो दूसरा बनेगा नहीं, लेकिन पेड़ को उगने में शुरू से लेकर एंड तक आपका एक आदमी का पूरा जीवन खत्म हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि पेड़ों को बेटा ध्यान से काटें, उतने ही पेड़ काटें जिससे आपकी आवश्यकता तो पूरी हो लेकिन पेड़ों की संख्या कम ना हो, क्योंकि अगर पेड़ एक बार खत्म हो गया तो दूसरा फुल फ्लेज पेड़ बनने में, उतनी ही बड़ी संख्या आने में उस पेड़ को कई साल लग जाएंगे और शायद आप उसे भुगत ना पाओ। इसलिए कहते हैं कि बेटा अगर एक आदमी अपने जीवन में पौधा लगाता है तो उसके फल उसका बेटा खाता है। समझ में आ गया? अच्छी बात है। अगली चीज देखो, पेड़ जरूरी क्यों है? क्योंकि पेड़ बेटा धरती को पकड़ कर रखता है, तो जल के साथ पानी को बहने नहीं देता, मिट्टी को हमेशा उपजाऊ बना के रखता है, पानी के नीचे पानी का, जमीन के नीचे पानी का लेवल घटने नहीं देता। दूसरा, हमारे द्वारा छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को वो प्रकाश संश्लेषण नामक क्रिया के द्वारा साफ करके शुद्ध करके अपना भोजन बनाता है, हमें भोजन देता है, फल देता है, सब्जी देता है, हमें औषधि देता है, हमारा घर मकान बनवाता है, और साथ में बेटा हमें शुद्ध ऑक्सीजन भी वापस देता है जिसको लेकर हम जीवित रहते हैं। दूसरे संसाधन जो बेटा हमने खुद बनाए हैं, जो मानव निर्मित संसाधन है, तो मानव निर्मित संसाधनों के अंदर आप अपना फोन को डाल सकते हैं, अपनी गाड़ी को डाल सकते हैं, अपनी गाड़ी को डाल सकते हैं, मशीनों को डाल सकते हैं, ठीक, क्योंकि ये सारी चीजें मानव निर्मित हैं और वो दोबारा से नवीकरण, मतलब उनको दोबारा नवीकरण बनाया जा सकता है, नवीकरणीय वो है। लेकिन बेटा जैसे कि जल है, वो भी नवीकरणीय संसाधन है, लेकिन वो नवीकरणीय है, लेकिन बेटा वो पानी को दोबारा, पानी तो बनाया जा सकता है, पानी तो कहीं नहीं जा रहा, लेकिन बेटा पानी पीने लायक कितना है वो इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो बेटा हमारे पूरी दुनिया का 98% जल इस सागर के अंदर है, लेकिन उस जल को आप पी नहीं सकते क्योंकि वो खारा है। तो पीने लायक तो सिर्फ 2 से 2.5% ही जल है हमारा, और उसे भी मैं गंदा करके नालियों में मिला दूं तो बेटा तुम पियोगे क्या? आप जियोगे कैसे? क्योंकि आप गंदा पानी पीकर जी नहीं सकते। बात समझ में आ गई? ठीक है। प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन करने से क्या होता है? पहली बात, उनमें कमी आ जाती है, आने वाली पीढ़ी वो भुगत नहीं पाती है, और उनको नाश करने से प्रकृति का संतुलन बिगड़ता है और प्रदूषण बढ़ता है। कोयला और पेट्रोल जो कि करोड़ों करोड़ों सालों के अंदर जीवाश्म से बने हैं, मतलब जब हमसे पहले कोई जीव रहा करते थे जिन्हें हम डायनासोर वगैरह कहते हैं, वो लोग जब बेटा इस पृथ्वी पर रहते थे, वो लोग बेटा जब खत्म हुए और मरे और धीरे धीरे बेटा धरती के नीचे दबे और उनके ऊपर और मट्टी आती चली गई, उस भूमंडलीय प्रेशर से करोड़ों सालों के अंदर उनके जीवाश्म, उनके शरीर इस पेट्रोलियम के अंदर कन्वर्ट हुए, जिससे हम पेट्रोल, डीजल और बेटा कोयला प्राप्त करते हैं। इसका अगर हम अत्यधिक दोहन करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये लिमिटेड मात्रा में है, लगातार बन नहीं रहा है, और इसको जलाने से बेटा प्रदूषण होता है, और प्रदूषण से आपको पता है हमें कई प्रकार की बीमारियां होती जा रही हैं। हमारे धरती का जो तापमान है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसे ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कहते हैं। हमारी धरती की सुरक्षा कवच, जिसे हम ओजोन परत कहते हैं, वो भी धीरे धीरे क्षय होती जा रही है, जिसकी वजह से हम बेटा सूरज की पराबैंगनी किरणों से सुरक्षित नहीं है। यदि पराबैंगनी किरणें आई और अल्ट्रावायलेट रेज जिसे बोलते हैं वो आई और उसे हमारी ओजोन परत नहीं होगी, नहीं रोक पाएगी, तो हमें कैंसर जैसी भयंकर बीमारी और हमारी फसलें भी बर्बाद हो सकती हैं। बात समझ में आई? ठीक है बेटा। अच्छा, एक चीज और देखिए, तो मैंने आपको बेटा एक चीज और बताऊं, वन्य जीवन। जब बेटा आप जंगल काटते हैं तो उससे खाली आप अपने जीवन को इफेक्ट नहीं करते, इस दुनिया के परितंत्र को, इकोसिस्टम को इफेक्ट नहीं करते, इस दुनिया के अंदर प्रदूषण की मात्रा को नहीं बढ़ाते, आप बेटा जंगल में रहने वाले जीवों का भी जीवन छीन लेते हैं, क्योंकि वो ही उसका पेड़ ही उनका और जंगल ही उनका भोजन है, वही उनका बेटा स्थान है, वही उनका जीवन चलता है। क्योंकि बेटा आपने पहले साइंस के अंदर पढ़ा हुआ है कि हर जीव एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, हरे पौधे भोजन बनाते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं बेटा? क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण करने वाले लोगों को हम क्या बोलते हैं? उत्पादक बोलते हैं। उत्पादक से हम बेटा भोजन प्राप्त करते हैं, हम उपभोक्ता होते हैं।
फिर उसके ऊपर कोई भोजन प्राप्त करता है, फिर उसके ऊपर कोई भोजन प्राप्त करता है, जिसके अंदर हम शाकाहारी और मांसाहारी के अंदर उसको बेटा बांट देते हैं। आपको पता है हम फूड चेन पढ़ चुके हैं, फूड वेब पढ़ चुके हैं, मतलब खाद्य श्रृंखला पढ़ चुके हैं और खाद्य जाल पढ़ चुके हैं। और इनके बीच में बेटा हम अब कर क्या रहे हैं, हम खाली पेड़ों को नहीं काटते, हम वन्य जीवों को भी मारते हैं ताकि उनसे प्राप्त चीजों से हम व्यापार कर सकें और फायदा उठा सकें। जैसे हाथी को मारकर उनके दांत और शेर को मारकर उनकी खाल बेची जाती है। समझ गए आप? ठीक है। कई लोग तो बेटा मगरमच्छ की खालों से बने पर्स जो होते हैं या उनकी बनी जैकेट्स या आभूषण को मुंह मांगे पैसे देने को तैयार रहते हैं, जिसकी वजह से हम बेटा उन जीवों को मारते हैं जो कि हमारे परितंत्र का हिस्सा है। ये कैसा है कि आप धीरे धीरे उस गाड़ी के एक एक पेज को खोल रहे हैं जिस गाड़ी में आप खुद बैठे हैं, और एक दिन क्या होगा कि उसके जब टायर ही निकल जाएंगे तो आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट होगा और आपको ऐसी घातक चोट लगेगी जिसको वापस नहीं लाया जा सकता। तो इस बात को ध्यान रखें बेटा कि हर चीज जरूरी है, दोहन इतना ना करे कि वो खत्म ही हो जाए। क्या खत्म ही हो जाए? इसी चीज की चिंता को लेकर इस पूरी दुनिया ने एक मीटिंग की जिसे बेटा 1992 की रियो दी जेनेरियो की मीटिंग कहते हैं। रियो दी जेनेरियो नाम की जगह पर इस पूरी दुनिया में पर्यावरण की चिंता करने वाली सरकारों ने एक मीटिंग की। उस मीटिंग के अंदर बेटा उन्होंने एक एजेंडा बनाया जिसको बोलते हैं एजेंडा 21। क्या बोलते हैं? एजेंडा 21। ये एजेंडा क्या करता है मैं आपको पढ़कर बताता हूं। एजेंडा 21 की घोषणा के अंदर जो ब्राजील के रियो दी जेनेरियो में हुआ, ब्राजील देश के अंदर ये शहर है रियो दी जेनेरियो, उसके अंदर हुआ संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन UNCED, मतलब पूरी दुनिया के पर्यावरण की चिंता करने वाला एक संस्थान ने क्या उद्देश्य रखा? उन्होंने उद्देश्य रखा कि हम पोषण विकास प्राप्त करेंगे। यह है पोषणीय विकास, सतत पोषणीय विकास। ये सतत पोषणीय विकास क्या है भाई? इसका मतलब है हम विकास तो करेंगे, क्योंकि कई लोग क्या बोलेंगे पेड़ नहीं काटेंगे तो विकास कैसे होगा, मशीनें नहीं बनाएंगे तो विकास कैसे नहीं होगा, फैक्ट्री नहीं बनाएंगे तो विकास कैसे होगा। तो बेटा उनको एक चीज समझानी जरूरी है कि आप विकास कर सकते हैं लेकिन लिमिट में कर सकते हैं, पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए भी आप विकास कर सकते हैं। ऐसे विकास को हम सततपोषीय विकास कहते हैं। क्या कहते हैं? सततपोषीय विकास कहते हैं। इस बात को ध्यान रखना, हो सकता है आज आपके पेपर में ये क्वेश्चन भी आ जाए। क्या है? हाँ, इसको बेटा इंग्लिश में सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों में पेपर आता है, हिंदी याद न रहे इंग्लिश याद रखना। मैंने क्या बताया? विकास ऐसा की जाए कि पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान भी ना हो, उसको ध्यान रखते हुए। जैसे कि फैक्ट्रियों से निकलने वाले कूड़े को, गंद को, उसकी गंदगी को सीधा नदियों में मिला दिया जाता है। कैसा हो कि उनसे निकलने वाली गंदगी को पहले साफ किया जाए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में, और फिर उस जल को साफ करने के बाद नदियों में छोड़ दिया जाए कूड़े को अलग करके। तो ये अच्छी बात है या गलत बात है? ये अच्छी बात है। इससे क्या होगा? नदियों का जल प्रदूषित नहीं होगा, नदियों में रहने वाले वन्य जीव भी प्रभावित नहीं होंगे। तो बेटा हमें क्या जरूरी है? हमें ये सारी चीजें देखना बेटा बहुत जरूरी है। ठीक है। अच्छा, अगली चीज, मृदा भी तो एक संपदा है, धरती भी तो एक संपदा है। हम बात करते हैं हवा की, हम बात करते हैं पानी की, क्या जमीन एक संपदा नहीं है? बिल्कुल है बेटा। जमीन को हम लगातार खोद रहे हैं, क्यों? उसकी छाती फाड़ रहे हैं, क्यों? ताकि उससे निकालकर हम अपने घर बना सके, मकान बना सके, ईंट बना सके, कोयला निकाल सके, चांदी निकाल सके, सोना निकाल सके, पेट्रोल निकाल सके, डीजल निकाल सके। इसकी वजह से क्या हो रहा है बेटा? प्रकृति का दोहन हो रहा है। लगातार खेती करने से, पेड़ों को काट डालने से उसकी ऊपर की मिट्टी का नाश हो रहा है। जो उर्वरक मिट्टी है, जिसके अंदर हमारी फसलें उगती हैं, जिसके अंदर पेड़ सरवाइव कर सकता है, जिसके ऊपर जीव जीवन जी सकता है। समझ गए? तो बेटा पृथ्वी बहुत जरूरी है। बेटा पृथ्वी की ये लेयर्स दिखा रखी हैं आपको, ये लेयर्स दिखा रखी हैं। अब आपके पास इतना समय तो नहीं है, बुक लेकर बैठे हो तो लेयर्स को एक बार जरूर देख ले। बेटा मिट्टी हमारे देश की सबसे, देश की बोल रहा हूं, हमारे दुनिया की, वैसे भारत के संदर्भ में बात करें, ऊपरी सतह पे मृदा होती है बेटा, उपजाऊ मृदा होती है। नीचे वाली मृदा को चट्टानों से बनी बालू होती है, मिट्टी की तरह होती है। और इसके नीचे बेटा सबसे नीचे जाए तो धरती पे बड़े बड़े पत्थर है। जब बेटा आपने देखा होगा आपके घर में कभी समरसीबल या मोटर की खुदाई की गई होगी तो पानी, मोटर डालने के बाद मिट्टी निकली होगी, और जब पानी आपके पास आया होगा तो उन्होंने बोला कि अब और नीचे बोरिंग नहीं किया जा सकता क्योंकि नीचे चट्टाने आ चुकी हैं, पत्थर आ चुके हैं, जिसे खोदा जाना मुश्किल है। वही हमारी सबसे लास्ट वाली परत कहलाती है। बेटा एक बात याद रखना, हमारे भारत के अंदर अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रकार की मिट्टी मिलती है। हम मिट्टियों के बारे में पिछले चैप्टरों में भी पढ़ चुके हैं। बेटा यहाँ पर जरा देखिए, बहुत आराम से देखिए,
यहाँ पर पर्वतीय और वन मिट्टी, देखिए पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर पर्वतीय मिट्टी है। अगला जलोढ़ मिट्टी, बेटा जलोढ़ मिट्टी यहाँ पर नदियों के बड़े बड़े सिस्टम है हमारे यहाँ पर, नॉर्थ इंडिया आपको दिखाई दे रहा है कैसे जलोढ़ मिट्टी। लाल और पीली मिट्टी, देखिए बेटा भारत के इस तरफ आप जाएंगे एमपी के आसपास तो वहाँ मिलेगा। काली मिट्टी, ये देखिए बेटा आपको इस तरफ काली मिट्टी देखने को मिल रही है। लेटराइट मिट्टी, लेटराइट मिट्टी बेटा कहाँ मिल रही है, देखो हमारे तटीय, भारत के तटीय जगहों पर मिल रही है। ये श्रीलंका है, इसे भारत में काउंट मत करना। अगला हो गया बेटा शुष्क मिट्टी, सूखी मिट्टी, तो आप यहाँ पर बेटा साफ साफ देख सकते हैं यहाँ पर हमें अपने राजस्थान के बॉर्डर के आसपास पूरी सूखी मिट्टी दिखाई दे रही है। तो याद रखनी है बेटा, हो सकता है आपको ये मैप भी आ जाए और ये बहुत आसान है ना बेटा। जलोढ़ मिट्टी कैसी मिट्टी होती है, ये बेटा ऐसी मिट्टी होती है जो कि कुछ अमाउंट ऑफ या ज्यादा अमाउंट ऑफ जल को रोकने में सक्षम होती है। बेटा रेतीय मिट्टी ये काम नहीं कर सकती। काली मिट्टी क्या होती है, जिसका बेटा रंग होता है काला, और बेटा ये क्या होती है, पानी को काफी हद तक रोक सकती है और ये होती है बड़ी ही उपजाऊ। कैसी होती है, बड़ी ही उपजाऊ, जलोढ़ मिट्टी की तरह। लेटराइट मिट्टी और लाल मिट्टी कैसी होती है भाई, लेटराइट मिट्टी और लाल मिट्टी लाल रंग की भुरभुरी मिट्टी होती है, पानी को रोकने की क्षमता इसकी बेटा बहुत कम होती है, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा घने जंगल आपको देखने को नहीं मिलेंगे। मरुस्थल की मिट्टी की बात करें तो बेटा ये पानी को बिल्कुल भी नहीं रोक सकती, ये बिल्कुल भी उपजाऊ नहीं होती, इसीलिए ये बेटा मरुभूमि कहलाती है, मरुस्थल कहलाती है, जहां पर आपको बेटा देखने को ज्यादा हरियाली या ज्यादा वन्य जीवन देखने को मिलता ही नहीं, दूर दूर तक रेत ही रेत नजर आती है। मृदा अपरदन क्या होता है भाई, मृदा का लॉस होना, मतलब जो पानी की वजह से या हवा की वजह से मिट्टी बह जाए, मिट्टी उड़ जाए, और फिर क्या दिक्कत है, मिट्टी उड़ जाए तो उड़ जाने दो, नहीं बेटा वही तो मिट्टी उपजाऊ है, वही तो मिट्टी जरूरी है, वही तो पेड़ों को उगा रही है, वही तो घासों को उगा रही है, वही तो वन को उगा रही है, वही तो खेती हो रही है। अगर वो इंपॉर्टेंट जमीन की मिट्टी ही उड़ जाए या पानी के साथ बह जाए, जैसे बाढ़ आई और नदी के आसपास की मिट्टी बह गई और बहुत तेज आंधी चली और मिट्टी बह गई, तो बेटा हमारी जमीन तो बंजर हो जाएगी। अगर हमारे यहाँ पर अच्छे से पेड़ लगे हों, पेड़ बेटा उस मिट्टी को हमेशा दबा कर रखेंगे, जमा कर रखेंगे और उसमें पानी की मात्रा बनाए रखेंगे, तो कितनी भी आंधी आ जाए हमारी ऊपर की मिट्टी उड़ ही नहीं पाएगी। अगर वहां पर घास होगी, अगर वहां पे पेड़ होगा, उड़ जाएगी। पार्क की मिट्टी उड़ जाती है क्या आपके यहाँ पे घास है, लेकिन अगर बेटा वो ऐसा पार्क हो जिसके अंदर घास हो ही ना, तो उसमें धूल ही धूल उड़ती है, मिट्टी ही मिट्टी उड़ती है। आप बच्चे पार्क जाते हो खेलने, आपने ये सब देखा होगा। अगर बेटा नदियों के आसपास घने जंगल है, पेड़ है, तो मिट्टी को बहने नहीं देंगे, लेकिन मिट्टी अगर बंजर है, मिट्टी बंजर से मेरा मतलब उस पर कोई पेड़ नहीं तो कोई जड़ नहीं, तेज बहाव पानी का उसको अपने साथ बहाकर ले जाएगा। और इसी के साथ आपका चैप्टर खत्म होता है।